नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा की 7 सीटों पर आज उपचुनाव की वोटिंग हो चुकी है और कुल 88 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। माना जा रहा है कि वो सीटें हैं जो आने वाले 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करेंगी, क्योंकि इनमें पश्चिमी यूपी की 3, पूर्वी यूपी की 2 और अवध की 2 सीटें शामिल हैं। और जानकारों की माने तो यहां के मतदाताओं का मिजाज 2022 के चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। तो यूपी के मिजाज को समझने के लिए हम बारी बारी से उपचुनाव वाली सभी 7 सीटों का लेखा जोखा आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात अवध यानी मध्य यूपी की, जहां बांगरमऊ और घाटमपुर सीट के लिए प्रत्याशियों की किस्मत मतदाताओं ने तय कर दी है। ये दोनों सीटें भाजपा की हैं, जिन्हें फिर से जीतना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। उपचुनाव में अगर यूपी के मध्य कमान की बात करें तो कानपुर की घाटमपुर सीट और उन्नाव की बांगरमऊ सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर ही भाजपा का कब्जा रहा है और दोनों ही सीटें कई दशकों के बाद भाजपा की झोली में आई थी। अब इस उपचुनाव में हार जीत 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए दिशा तय करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का जो सेमीफाइनल 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हुआ, वो रण अब शाम 6 बजने के बाद थम गया। जी हां, 7 सीटों में 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, एक बांगरमऊ की और एक घाटमपुर की। बांगरमऊ की सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां 2017 में जब कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के टिकट पर विधायक बने तो 50 सालों का बीजेपी का सूखा खत्म हुआ। और घाटमपुर सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां कमल रानी वरुण जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थी, उनके निधन के बाद वहां बाई इलेक्शन हो रहा है। दोनों ही जगहों पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। शाम 5 बजे तक की अगर बात करें तो बांगरमऊ सीट पर 49.45% वोटिंग हुई थी, जो शाम 6 बजते तकरीबन 52% तक जा पहुंची। वहीं घाटमपुर सीट की अगर बात करें तो सबसे कम 7 सीटों में सबसे कम वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो घाटमपुर में हुई है। 5 बजे तक 47% ही वोटिंग वहां हुई थी। बांगरमऊ में जो स्थिति है, यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से 2017 में भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर विधायक चुने गए थे, लेकिन विधायक बनने के बाद उन पर रेप और हत्या के आरोप लगे, जेल गए। इसके बाद उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया। रेप और हत्या केस में दोषी पाए जाने पर विधायकी भी चली गई, जिसके बाद से ये सीट खाली है। ये सीट भाजपा के दामन में करीब 5 दशक बाद आई थी, लेकिन जिस तरह से ये सीट खाली हुई, उससे भाजपा के लिए इस सीट को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। इसलिए इस सीट पर भाजपा ने इस बार श्रीकांत कटियार को मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने आरती वाजपेयी, सपा ने सुरेश पाल और बसपा ने महेश पाल को मैदान में खड़ा किया। भाजपा की इस सीट पर सीधी टक्कर सपा उम्मीदवार से है, क्योंकि 2017 में भी सपा ने भाजपा को टक्कर दी थी। इस बार महिला सुरक्षा का मुद्दा इस सीट के लिए अहम है, क्योंकि भाजपा विधायक के दामन पर लगे दाग के बाद बांगरमऊ सीट को बचाए रखना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट भी भाजपा के खाते में ही थी। ये सीट भाजपा विधायक और मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट के लिए भी भाजपा ने दशकों संघर्ष किया था और 2017 में उसे कमल रानी वरुण के रूप में जीत मिली थी। इसीलिए सरकार ने घाटमपुर सीट को वीआईपी सीट का दर्जा देते हुए कमल रानी वरुण को मंत्री पद से भी नवाजा था। इसीलिए इस सीट पर भाजपा ने उपचुनाव में उपेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर कृपाशंकर संखवार को मैदान में उतारा। सपा ने इंद्रजीत कोरी और बसपा ने कुलदीप संखवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया। बांगरमऊ विधानसभा सीट पर दलित वोटर्स का बोलबाला रहा है। इस सीट पर जीत के लिए भाजपा को लंबा इंतजार करना पड़ा था। अब इस सीट पर जीत हार तय करेगी कि अगले 2022 विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स का रुझान किस तरफ रहने वाला है।
एबीपी गंगा के लिए उन्नाव से आशीष और कानपुर से प्रभात के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। अवध की ही तरह पश्चिमी यूपी की 3 सीटों पर जीत हार का फैसला भी हो चुका है, बस नतीजों का इंतजार है। बुलंदशहर की सदर सीट, अमरोहा की नौगावा सादात और फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर भी भाजपा का कब्जा है। लेकिन उपचुनाव में ये सीटें जिसके खाते में जाएंगी, उसी से 2022 के चुनाव में पश्चिमी यूपी की जनता का रुख साफ हो जाएगा। – 2022 के यूपी चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज क्या होगा, इसका संकेत काफी हद तक अमरोहा, बुलंदशहर और फिरोजाबाद के वोटिंग पैटर्न से पता चल जाएगा। अमरोहा की नौगांव सादात, बुलंदशहर की सदर विधानसभा और फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों से 2022 का समीकरण साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज उपचुनाव हुए। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 3 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुख्य सीटें रहीं वो अमरोहा की नौगांव सदर विधानसभा क्षेत्र रही, वहीं बुलंदशहर की बुलंदशहर सदर सीट रही, तो वहीं पर फिरोजाबाद की टुंडला सीट रही। अगर बात करें तो ये तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी, जिसके बाद ये तीनों सीट पर अब चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की साख सबसे ज्यादा दांव पर है, क्योंकि 2022 के पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि उपचुनाव को लेकर अक्सर पार्टियों और जनता के बीच ज्यादा उत्साह नहीं देखा जाता, लेकिन इस बार के उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा हर सीट पर उतारे गए कैंडिडेट्स को लेकर लगाया जा सकता है। अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा सीट भाजपा के पास थी। इस सीट से पूर्व मंत्री दिवंगत चेतन चौहान विधायक थे। कोरोना काल में उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद भाजपा ने उनकी पत्नी संगीता चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भी महिला उम्मीदवार डॉक्टर कमलेश को उतारा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मौलाना जावेद आब्दी और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी फुरकान अहमद को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीट मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीट है, इसलिए इस सीट पर हार जीत का गणित मुसलमानों और दलितों का रुझान तय करेगा। इसी तरह बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट भी भाजपा के खाते में थी। यहाँ से वीरेंद्र सिंह सिरोही विधायक थे, जिनके निधन से खाली हुई ये सीट अब भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए इस सीट पर भाजपा ने दिवंगत वीरेंद्र सिरोही की पत्नी उषा सिरोही को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने सुशील चौधरी और बसपा ने हाजी यूनुस को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने ये सीट अपनी सहयोगी आरएलडी को दे दी, जिसने प्रवीण तेवतिया को उम्मीदवार बनाया। करीब 4.25 लाख की आबादी वाली ये सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी दलित वोटर्स का दबदबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ की टुंडला विधानसभा सीट पिछले 14 महीने से खाली थी। ये सीट भी भाजपा के खाते में थी। एसपी सिंह बघेल यहाँ से विधायक थे, लेकिन 2019 में सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस सीट के लिए विकास और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए अपने विकास के मॉडल को भुनाने के लिए भाजपा ने सीट से प्रेमपाल सिंह धनगर को टिकट दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी महाराज सिंह धनगर को मैदान में उतारा है। बसपा ने संजीव चक को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने स्नेहलता पर दांव खेला है। टुंडला सीट का इतिहास रहा है कि विकास के लिए यहाँ के लोगों ने हर पार्टी को मौका दिया है, लेकिन फिर भी विकास यहाँ से कोसों दूर है। ऐसे में इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाताओं ने किसके नाम पर जीत की मोहर लगाई है। अमरोहा से वदुर रहमान, बुलंदशहर से अनुभव, टुंडला से नितिन के साथ अवनीश तिवारी, एबीपी गंगा। और अब रुख करते हैं पूर्वांचल के थर्मामीटर के, यानी देवरिया सदर और मल्हनी सीट के। इसमें देवरिया सदर सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि जौनपुर की मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के पास है। दोनों ही सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों के नतीजे पूर्वांचल की जनता का रुख साफ कर देंगे। सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, मतलब साख सत्ताधारी बीजेपी की, बात सत्ता की बिसात की। सवाल है, क्या पूर्वांचल में देवरिया सदर और जौनपुर की मल्हनी की ये 2 सीटें सत्ताधारी बीजेपी की झोली में जाएंगी, या 2022 में मौजूदा सत्ता के लिए चुनौती की राह प्रशस्त करेंगी? वैसे तो देवरिया में कुल 14 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन मुख्य मुकाबला बसपा के अभय त्रिपाठी
सपा के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, भाजपा के सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, कांग्रेस के मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी और निर्दलीय अजय सिंह के बीच है। देवरिया में जाति फैक्टर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, लेकिन इन सभी को बीजेपी के अपने ही परिवार के एक नाराज सदस्य से बड़ी चुनौती मिल रही है, और वो है अजय सिंह, जो कि भाजपा के दिवंगत विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे हैं। भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर अजय सिंह ने निर्दलीय मुकाबला लड़ा है। अजय सिंह की नाराजगी भाजपा के लिए देवरिया सीट पर मुश्किल खड़ी कर सकती है। देवरिया की बात करें तो ब्राह्मण चेहरों पर कार्ड खेला जा रहा है, चाहे वो सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हों। इन दोनों की कड़ी टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी और सपा की देवरिया में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। साख का सवाल दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों पर लगा रही हैं, खेल रही हैं, ब्राह्मण कार्ड खेले गए हैं, लेकिन वहां भी ये देखना होगा कि जीत किसे हासिल होती है। जौनपुर की मल्हनी सीट पर कुल 16 उम्मीदवारों में भाजपा के मनोज कुमार सिंह का मुकाबला सपा के दिवंगत नेता पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव से है। इस सीट पर यादव और राजपूत मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर भी मानी जाती रही है। पारसनाथ यादव के लिए मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव प्रचार करने जा चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि यादव बहुल इस क्षेत्र में मतदाता मुलायम का कितना मान रखते हैं। इस लिहाज से मनोज सिंह को लकी यादव से तो चुनौती मिल ही रही है, लेकिन बसपा के जयप्रकाश दुबे के अलावा धनंजय सिंह के यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने से चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल गया है। धनंजय सिंह पहले बसपा से चुनाव जीत चुके हैं और इलाके में उनका काफी दबदबा माना जाता है। यहाँ जिस तरह से पारसनाथ यादव, बल्कि यूं कहें तो समाजवादी खेमे के करीबी माने जाने वाले पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव को टिकट दिया गया है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट साख का सवाल है। वहीं बीजेपी भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं है, बल्कि मनोज सिंह को मैदान में उतारा है और यहाँ पर किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। धनंजय सिंह निर्दल उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं और वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। 7 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि देवरिया का दंगल कौन जीतता है और कौन बनता है मल्हनी के मैदान का विजेता। एबीपी गंगा के लिए मल्हनी से नीतीश पांडे के साथ वीरेश पांडे, देवरिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे।